हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अब हम लोग हिंदी को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ सीडीपी को भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और जल्दी हम लोग इसकी मैराथन क्लास को करने वाले हैं हिंदी की। चलिए अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझने पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ कर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको देखिए अप्रोच है कि बिल्कुल 30 क्लियर ही कर लेने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एक दो होते हैं जो नहीं आते हैं समझ में। ठीक है, उनको थोड़ी बहुत देर में समझ लीजिए, या थोड़ा अधिक प्रयास कीजिए, या छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता कि 100 सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये भी गलत है कि हमको सब कुछ आ जाए। सब कुछ नहीं, बस समझ में आना चाहिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। नकारात्मक क्वेश्चन है, मतलब जो हमारी डिक्शनरी होती है उसका यूज किस चीज़ के लिए हम नहीं कर सकते हैं। उच्चारण में सुधार होता है, बिल्कुल होता है उच्चारण में सुधार डिक्शनरी से। शब्द संपदा में सुधार, हमारी वोकेबलरी भी बूस्ट होती है। वर्तनी में सुधार भी होता है, लेकिन लिखावट में सुधार। अच्छा ये बताइए, लिखने का शब्दकोश से क्या मतलब है। स्पेलिंग तो सही हो सकती है, देख सकते हैं, उच्चारण भी हो सकता है, लेकिन लिखने का और शब्दकोश का, डिक्शनरी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें। इसीलिए हमारा डी सही है, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं होगा। समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डॉट 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 अवबोधन, मतलब समझना। विषय का आधार है क्या, समझना जो है विषय का आधार है। तो पठन, आपने किसी चीज़ का पठन किया, पढ़ा, ठीक है, तब उसको जो समझने की प्रक्रिया है वही चीज़ है सभी चीज़ की पढ़ाई का, पूरी पढ़ाई का आधार है। अगर आप वाचन करते गए, पढ़ते चले, अगर चीज़ समझ में ना आई तब वो बेकार है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी। देखिए, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, मतलब एक स्टूडेंट है, उसने बुक उठाई और पढ़ने बैठ गया, मजा आ रहा है उसको पढ़ने में। जैसे जो चेतन भगत की जो मान लीजिए हाफ गर्लफ्रेंड है, ठीक है, निबंध है, उसको पढ़ने लगा। इस प्रकार से जो बच्चे कोई कहानी पढ़ने लगा, कोई कविता पढ़ने लगा, तो इसका तात्पर्य कि बच्चा जो है बहुत विस्तार से, आराम से अपनी पढ़ाई को कर रहा है। जब वो आनंद के लिए पढ़ते हैं तब वो कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाए, कोई कहानी है, कविता, तो आपको उसको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, विस्तार से, बिल्कुल। तो इसीलिए डी इज आवर राइट ऑप्शन। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं। कैसे बच्चों में देखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए जे हमारा नाम लिखा है संजय, ठीक है, जे रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है इंग्लिश में। अगर मैं द्विभाषी हूँ, मुझे 2 भाषाएं आती हैं, ये तो इंग्लिश है, हिंदी आती, तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा संजय। तो मैंने क्या किया, ये रोमन स्क्रिप्ट थी, ये देवनागरी स्क्रिप्ट थी, मतलब लिपि थी। तब देवनागरी से मैंने रोमन में लिख दिया, और रोमन से देवनागरी लिपि में लिख दिया। तो ये दर्शाती मेरी द्विभाषिकता को कि मुझे 2 भाषाएं आती हैं। तो किस तरह से संकेत करती है, द्विभाषी बच्चों में ऐसा होता है। अब जिसको मान लीजिए इंग्लिश ना आती हो, वो क्या लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा ना। तो जब तक हम द्विभाषी नहीं होंगे तब तक हम ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे। सी और डी तो नॉनसेंस ऑप्शन है। पठन वैकल्य, मतलब डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया की कोई बात ही नहीं हो रही। गणन वैकल्य, डिसग्राफिया, इसकी कोई भी, डिसकैलकुलिया, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई, ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए, साउंड की, मतलब लैंग्वेज की। साउंड होती है सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, स्वनीम, जिसको हम फोनीम कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखना, साउंड, PHONOME, फोनीम, ये साउंड की सबसे छोटी इकाई है। जब पहले ध्वनि होती है उसके बाद में भाषा बनती है, ठीक है, तो फोनीम,
इसको हिंदी में कहते हैं हम स्वनिम। ये इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करें, नहीं वो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा डाट डाटा परीक्षणों में देखते हैं। ये बताइए, बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे हमारे सीटेट में आते हैं, क्लोज परीक्षण वाले हैं, ठीक है, मिलान करने वाले हैं, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चनों के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए, एक तो होते लिखने वाले प्रश्न, जैसे निबंध लिखना है, ठीक है, कोई लॉन्ग आंसर लिखना है, तो वो होते हैं सब्जेक्टिव, और ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। तब ये जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, वस्तुनिष्ठ में आते हैं। अगर लिखने वाले होते, ठीक है, लॉन्ग आंसर वगैरह वाले, तो ये आते हमारे किस में आते हैं? तब ये सब्जेक्टिव में आते, व्यक्तिनिष्ठ विषय में आते, लेकिन ये आएंगे हमारे वस्तुनिष्ठ में। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं, मतलब आप केवल वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि किस वर्ड का क्या सिनोनिम्स होगा, क्या एंटोनिम्स होगा, तो आपको क्या चाहिए? शब्दकोश, डिक्शनरी, संकलन, शब्द समूह का सूची कोश। क्योंकि हमने आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट सिनोनिम्स की और एक बहुत बड़ी लिस्ट हमने आपको एंटोनिम्स की दे दी। हमने कहा लो बेटा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इन दोनों को पढ़ो और तैयार करो। तो सीधी बात है, अगर हमको केवल याद ही करने हैं तो हमको एक सूची प्रोवाइड करा दी जाए, मतलब लिखे हुए को दे दिया जाए। तो इसलिए सी इज आवर राइट ऑप्शन, शब्द समूह का सूची कोश। ऐसी हिंदी आती है, बिल्कुल थोड़ी टेक्निक होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लैंग लैंग्वेज नहीं होती है। अब वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डाट 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 सुधारने में मदद करते हैं। मतलब जो हमारी जो पहेलियाँ वगैरह हम पूछते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो दिया रहता है वो भरने वाला, ठीक है, वर्ड बनाने होते हैं ऐसे ऐसे करके, अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में भरने वाली पहेली आती है। तो इस प्रकार की पहेलियों से होता क्या, सीधी बात है, जो आपकी जो वर्ड फॉर्मेशन है, जो आपकी वोकेबलरी है, वो इम्प्रूव होती है। तो आपकी जो शब्द संपदा है, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखा गया शब्द संपदा, वो आपकी इम्प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं, ध्यान देना, पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डांट डांट को पुष्ट कर रही, किस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं? मतलब पहले विद्यार्थियों को वो सुनाती हैं, फिर वो दोहराते हैं। तो सुनते हैं तो सीधी बात है, पहले तो श्रवण कौशल होगा, तो या तो ए होगा या बी होगा, यहाँ पर आ गए, या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है, बी और डी तो होगा ही नहीं। अब पहले सुनना तो श्रवण पहले हो गया, बाद में दोहराएंगे, जब भी दोहराने को हम वाचन करना कहते हैं, ठीक है, और पढ़ना कहते हैं स्वयं से, और वाचन कहते हैं जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, किसी चीज को दोहराते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा, वाचन, श्रवण एवं वाचन। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, इमोशंस और, ठीक है, संवेगों, इमोशंस और संवेग दिनों की दो वर्ड लिख दिया है, वैसे एक ही वर्ड होता है, और विचारों को व्यक्त करने के लिए करती है। वह भाषा के डाट डाट प्रकार का प्रयोग कर रही, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है? एक व्यक्ति है जो अपने इमोशंस को, अपने संवेग को और अपने विचारों को कहना चाह रहा है, ठीक है, व्यक्त करना चाह रहा है, तो वह किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है भाषा का? तो वो जो है अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है, अगर उसका कोई अर्थ ना हो तो आपके कहने का क्या मतलब, ठीक है। तो जब हम जो बोलते हैं वो अर्थपूर्ण होता है, या व्यंजक जिसको हम कहते हैं। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से
अपने विद्यार्थियों की डॉट 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 क्षमता में सुधार कर रहे हैं। मतलब एक जगवीर है जिनका नाम है, ठीक है, टीचर हैं, वो सुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन, ठीक है, इमला बोलना। इमला बोल के अपने विद्यार्थी, अच्छा ये बताइए अगर सुतलेख कराया जाए, मतलब इमला बोल रहे हैं, सर जी बोल रहे हैं और बच्चे जो हैं वो लिख रहे हैं, तो इनसे किन किन कौशलों का विकास होगा? सबसे पहले तो श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। श्रवण करेंगे, ठीक है, अब हम बाद में क्या करेंगे? श्रवण करने के बाद में क्या करेंगे? लिखेंगे ही तो। भाई मैंने आपको बोला कि लिखिए कि राम घर जाता है, तो पहले आपने सुना फिर लिखा, तो श्रवण एवं लेखन, सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता, सीधी है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सी अधिगम अक्षमता होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिसमें हमको पढ़ने में कठिनाई होती है। अब देखिए इसकी इंग्लिश नहीं लिखी गई है, पहचानिए कौन सा होगा? लेखन वैकल्य, गणन वैकल्य, आचरण वैकल्य, पठन वैकल्य। तो इसकी सीधी बात है, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन, पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधित अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 13, सुश्री परवीन एक टीचर हैं कि कक्षा में बहुत से विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। मतलब परवीन पढ़ रही हैं आगे आगे, अब बच्चे पीछे पीछे दोहरा रहे हैं जैसा वो पढ़ रही हैं। सुश्री परवीन डॉट 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 का अनुसरण कर रही हैं। किस चीज़ का अनुसरण कर रही हैं परवीन? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। ड्रिल माने प्रैक्टिस करना होती, तो सीधी बात है बच्चे पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, ठीक है, दोहराने को हम पुनरावृत्ति कहते हैं, रिवीजन करना कहते हैं, ठीक है, वाचन करना भी कहते हैं। तो आगे आगे परवीन बोल रही है, पीछे पीछे बच्चे दोहरा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे, ठीक है, पुनरावृत्ति का ड्रिल करना। सो ए इज आवर राइट। वार्तालाप कोई बात की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए गलत है, ठीक है, सीधी बात है, मैडम बोल रही हैं, बच्चे पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का अनुसरण कर रही है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे सेम, वो स्लैंग हिंदी नहीं आएगी, अच्छी है कि स्टैंडर्ड हिंदी आती है जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सास्वर पठन गतिविधियां, सास्वर पठन का मतलब होता है ए लाउड रीडिंग, बोल बोल कर पढ़ना। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। बताइए, तो सासुर पठन अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो हमने पढ़ाया भी है हिंदी पेडागोजी में, इसका मतलब होता है ए लाउड रीडिंग, ए लाउड रीडिंग, बोल बोल कर पढ़ना। जो बच्चे होते हैं शुरुआती तौर पर आपने देखा होगा प्राइमरी के बच्चे बोल बोल कर पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा हो प्रारंभिक तौर पर, तो जो सासुर पठन होता है वो शुरुआती चरण पर कराया जाता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, एडवांस होते चले जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग साइलेंट रीडिंग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, मौन पठन करने लगते हैं। जो कि मौन पठन एक उच्च स्तर पर किया जाता है और जो सासुर पठन है वो निम्न स्तर पर किया जाता है। तो शुरुआती पठन भी इसको कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? आप बच्चों को रिमेडियल टीचिंग कब देंगे? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, मतलब आराम से सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, आपने जो पढ़ाया बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या पढ़ाए जा रहे हैं, तब आपको उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए।
विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं, ये सब नॉनसेंस है। उपचारात्मक शिक्षण आप उसी स्थिति में देंगे जब बच्चे को पढ़ने में समस्या हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो इसीलिए हमारा बी जो है सही होगा, उपचारात्मक शिक्षण। अभी हम लोग जब मैराथन क्लास करेंगे उसमें कंप्लीट हिंदी आपकी रहेगी, बिल्कुल A to Z। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन? बताइए, भाषा अर्जन एवं अधिगम में अंतर क्या होता है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब आपको हिंदी भाषा, जैसे हम लोगों की हिंदी भाषा है, तो क्या हम लोग हिंदी भाषा को बोलने के लिए किसी प्रशिक्षण को करने गए कि हिंदी को कैसे बोलते हैं? इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती, वही फॉर्मल स्कूलिंग वगैरह। ये बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित की जाती है, मतलब हम इसके लिए हमको इफर्ट लगाना होता है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो आराम से हो जाता है, प्राकृतिक रूप से होता है, अपने आप हो जाता है। तो ये आवर राइट ऑप्शन। जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरा जो परिवार है वो हिंदी भाषी है, तो जैसे मैं परिवार में जन्म हुआ, धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और मैं हिंदी अपने आप से बोलना सीख गया। किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि हिंदी बोली कैसे जाती है, ऐसा नहीं है। मेरा जन्म हुआ और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बुक दी हो हिंदी की, लो बेटा हिंदी को देख देख कर बोलना, ऐसे हिंदी बोलते नहीं, वो तो मैंने अपने इन्वायरमेंट से ही सीख ली, अर्जित की ली। इसे कहते हैं एक्विजिशन। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD शब्दावली किससे संबंधित है? तो ZPD लेव वाइगोत्स्की जी से संबंधित है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को हम कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, कि जो बच्चे होते हैं वो समाज में सीखते हैं, ठीक है। समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चों का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए ए इज आवर राइट ऑप्शन। सीधे सीधे क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे निपुण भारत के ऊपर मैंने 8 मिनट की वीडियो बनाई है, आपको निपुण भारत मिशन FLN के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लें जाके डिटेल में। इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या CDP हो, किसी में भी, सभी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है निपुण भारत अभियान वाला। तब जो बच्चे हैं उनको जो है पढ़ना लिखना जो है, जब वो क्लास 3 पास कर लें, ठीक है, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, मतलब क्लास 3 तक पहुंच जाएं, तब उनको छोटे छोटे सरल वाक्य हैं वो पढ़ने लगे, लिखने लगे, न्यूमेरेसी करने लगे, जोड़ घटाना करने लगे, ये चीज़ें डेवलप हो जाएं। यही निपुण भारत का मिशन का अभियान है 2026 और 2027 तक। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अर्थपूर्ण, अब की बताना, अब की क्या होगा? स्वनिम, रूप विधान, वाक्य विन्यास, वर्ण संकेत, स्वनिम। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनीम होती है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ी है, फोनीम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वानीम। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है, तो अब वो हमारी हो जाएगी फोनीम। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब जो बच्चा है कोई 2 से 3 महीने का लगभग हो गया, अब वो धीरे धीरे माँ माँ पा 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 केवल पापा कर रहा है, ऐसे बा 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 ऐसे कर रहा है, तब इसकी आवाज़ को, ध्वनि की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कुइंग कहते हैं, ठीक है, किलकना कहते हैं, कि देखो बेटा अब हमारा किलकारी मारने लगा है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है।
और क्वीन के बाद जब बड़ा हो जाता है, लगभग 11 से 12 महीने का हो जाता है, ठीक है, तब बबलाना शुरू कर देता है। तब वो ऐसे वर्ड बोलने लगता है, पा पा, न ना, म मा, ठीक है। तब इसको कहते हैं बबलाना, बबलिंग करना कहते हैं, जब 11 से 12 महीने का हो जाता है। 21 नंबर पे क्या है? कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। ये भाषा योग्यता उसे बनाती है। एक कबीर नाम का लड़का है जो 6 भाषाओं में बोल सकता है फ्लुएंसी के साथ। तो कुल मिला के इंडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर सकता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोलीग्लोट। पोलीग्लोट लिख लीजिए, POLY पोलीग्लोट, GLOT, पोलीग्लोट मतलब बहुभाषी। उस व्यक्ति को हम बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं पूछा है कि 1 से अधिक 2 से अधिक भाषा बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बल्कि ऐसे कह दिया कि एक कबीर नाम का लड़का है, वो 6 भाषाओं में बातचीत कर सकता है, बोल सकता है। तो यह उसकी भाषा योग्यता उसे क्या बनाती है, तो बहुभाषी बनाती है। पियाजे के अनुसार बच्चे में समग्र बौद्धिक विकास के लिए, अब बताइए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भाषा एकमात्र पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, इसके ऑप्शन 2 भी हो सकते हैं, इसमें से कोई भी नहीं हो सकता है। मुझे तो इसमें कोई भी सही नहीं लगता, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भाषा विकास का अंग नहीं है ऐसा तो नहीं कहा है, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। भाषा ही केवल एकमात्र पहलू है, बिना भाषा के विकास हो ही नहीं सकता, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा है, ये भी नहीं होगा। आयोग ने इसका आंसर बी माना है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मुझे नहीं लगता कैसे आयोग ने इसका आंसर बी माना है, ठीक है। मुझे तो इसके चारों के चारों ऑप्शन गलत लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लगने से कुछ नहीं होता है। जो हमारी CBSE है, ठीक है, सीटेट ने इसका जो आंसर है वो माना है बी, कि जीन पियाजे के अनुसार जो भाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 23, चौमस्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। सहजता योग्यता मतलब सहज, आसानी से। बताइए, नोम चॉम्स्की ने किस चीज़ की सहजता से बात की है कि हम कौन सा काम सहजता आराम से कर लेते हैं। सीधी सी बात है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रथम भाषा अर्जन उपकरण। इन्होंने एलईडी की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि उनके माइंड में एक एलईडी होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, लिख लीजिए, भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसकी बात इन्होंने कही है। प्रथम भाषा अर्जन क्या है, व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, विद्यार्थी की प्रमुख गतिविधियां, प्रशिक्षण के द्वारा, वही बात है अर्जन। जैसे अभी हमने पहले बताया था कि जैसे हिंदी मेरी भाषा, तो इसके लिए मुझे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीधी सी बात है, जो हिंदी पैडागोजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, भाषा का अधिगम एवं अर्जन, उसमें अंतर हमने पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो अर्जन होता है वो प्राकृतिक रूप से होने वाली एक प्रक्रिया है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है। बुनियादी कक्षा, द्विभाषी कक्षा, मानवीय उपागम, बहुभाषी कक्षा। मतलब कोई भी क्लासरूम है, जैसे उनकी जो मातृभाषा पहले तो उन्होंने उसमें बताया गया, पहले उससे शुरुआत की गई पढ़ाने की, बाद में उसी चीज़ को अन्य अन्य
भाषाओं में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है, बहुभाषिकता की बात हो रही है। तो सभी वर्तमान में जो विद्यालय चल रहे हैं वो सभी विद्यालय, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, कोई भी मीडियम के हो, कॉन्वेंट हो, सभी बहुभाषिक विद्यालय, क्योंकि ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिसमें केवल हिंदी पढ़ाई जा रही हो, संस्कृत ना हो, इंग्लिश ना हो। इंग्लिश तो सभी जगह है। तो सभी का जो है विद्यालय हैं वो बहुभाषी विद्यालय हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में सभी विद्यालय कैसे हैं, तो सभी विद्यालय बहुभाषी विद्यालय हैं, और ऐसी कक्षा को हम बहुभाषी कक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी एक विचार, गलत हो गया जी यहाँ पर, विचार को, ठीक है, विचार को, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। संप्रेषित करने का मतलब कहा जाता है। फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, यहाँ पर भी होगा संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे। एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, पहले तो उसने किसी बात को औपचारिक तरीके से कहा, फॉर्मल रूप से कहा, बाद में उसने इनफॉर्मल रूप से उसी बात को कहा, तब इसको हम क्या कहेंगे इस चीज़ को। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको हम मैराथन क्लास में पढ़ाएंगे, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, मैं मान रहा हूँ। इस चीज़ को हम कोड स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग कहते हैं। इस कोड स्विचिंग होता है, कोड मिक्सिंग होता है, ये सभी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं, जब हम फॉर्मल से शुरुआत करते हैं, इनफॉर्मल में पहुंच जाते हैं, या उल्टा अनौपचारिक से शुरुआत करते हैं, औपचारिक में पहुंच जाते हैं, इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं, कोड बदलना कहते हैं। इसी से मिलता जुलता होता कोड मिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 27, नाम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि, बताइए भाई, नाम चॉम्स्की की चीज़ का समर्थन करते हैं। बच्चे द्रुत गति माने तेजी से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशता एक जैसा होता है, मतलब सभी भाषाओं में बच्चे भाषा जो है एक प्रकार से सीखते हैं। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है, ये अर्जित नहीं की जाती। भाषा मतलब क्या है, बस सही है। तो सीधी बात है, नाम चॉम्स्की जी ने एक ही बात कही है कि एलईडी की बात की है कि सभी संस्कृतियों में, चाहे वो कोई भी संस्कृति, कहीं के भी बच्चे हैं, वो भाषा इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि उनके माइंड में भाषा को सीखने के लिए एक जन्मजात जो है डिवाइस होती है, जिसको उन्होंने एलईडी कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर नाम चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन, नाम चॉम्स्की, बिल्कुल आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, इतनी बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे कि सामने जैसे पेपर आएगा वैसे धुआं धुआं कर दोगे पेपर को। नाम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहज समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। देखिए, नाम चॉम्स्की जी ने दो बातें की हैं, यहाँ पर बताएं आपको। चॉम्स्की जी ने दो बातें की हैं, कौन सी कही हैं। एक तो इन्होंने एलईडी की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन की, और इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी कही है, ठीक है। सार्वभौमिक व्याकरण की बात की है और एलईडी की बात की है। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब होता है सभी भाषाओं के व्याकरण जो है हमारे माइंड में ऑलरेडी से बने हुए होते, बस उनको हमको निकालना होता है, प्रयास के द्वारा सीखना पड़ता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर एज लेड डाउन बाय नोम चॉम्स्की। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डॉट 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 से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपको मैं बताऊं कौन सा वाला है। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वाला क्या था कि
एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर अन्य भाषाओं का शिक्षण उनको दिया जाए, फिर अलग भाषाएं उनको बताई जाती हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बहुभाषिक कक्षा। अब इसी बात को घुमा के कैसे रखा, ये देख लो। घुमा के कैसे पूछे हैं। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। पहले मातृभाषा से, बाद में अन्य भाषाओं को सीखते हैं। तो क्वेश्चन जो वही होते हैं, लिमिटेड। अच्छा ये बताइए, पेडागोजी है, इसको आप क्या बदलेंगे? ये तो फिक्स है, बस इसमें इधर उधर शब्दों का हेर फेर करते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। 30 क्वेश्चन नंबर, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डॉट 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 के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके में आत्मसात किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है। कैसे? ये क्वेश्चन है जीन पियाजे से संबंधित, जिन्होंने बताया कि हम जो है कैसे भाषा को अपने आप में, अपने स्कीमा में ऐड करते हैं। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास व पुनरावृत्ति के द्वारा, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के द्वारा, भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, अवलोकन और सहायता देना। जो हम जो है सेकेंड लैंग्वेज है, इसका जो एक्विजिशन करते हैं, उसको सीखते हैं, तो सीधी सी बात है, उसको हम इंटरेक्शन के माध्यम से और मीनिंगफुल तरीके से सीखते हैं, जिसका कोई निश्चित अपने आप में स्वयं अर्थ हो। अगर किसी चीज़ का कोई अर्थ ही हम नहीं निकल पाए, तो हम उसको कैसे भी नहीं सीख सकते हैं। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड फोर्थ प्रैक्टिस सेट भी है। जब सभी हो जाएंगे ये दोनों, तभी मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विश्वास कीजिए। क्लास को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक ना किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।